मोदी काल के 8 वर्ष पूरे होने के बाद ये कहना बिल्कुल उचित रहेगा कि अगर आज दुनिया के सबसे ताकतवर कोई प्रधानमंत्री है तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आज दुनिया में कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ देखती है और हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इस देश में अगर गरीबों का कोई मसीहा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और मैं ये इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि जो अभी तक योजनाएं रही है, वैसे मेरे को पढ़ के बोलने का कोई मज़ा आता नहीं है, लेकिन थोड़े आप वैसे मेरे को पढ़ के बोलने में ज़्यादा मज़ा आता नहीं है, लेकिन थोड़ा पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जैक्ट फिगर्स देने पड़ेंगे। अगर आप कोरोना के बाद देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी जो वैक्सीनेशन ड्राइव दुनिया की वो हमारे देश में हुई। 190 करोड़ भारतीयों को फ्री वैक्सीनेशन लगाई गई, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी के ही काल में लगाई गई। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और वो राशन अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना के वक्त, अभी भी वो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखें दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत, जहाँ पर 5 लाख तक का फ्री इलाज गरीबों को दिया जाता है, वो हमारे देश में हुई। उसके बाद अगर आप देखें 12 करोड़ किसानों को, ऑपोजिशन ये बोलती चली गई कि हम किसान विरोधी सरकार है, लेकिन अगर आप देखें 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये महीना दिया जाता है, उसके बावजूद भी हमारे को ये बोला जाता है कि हम किसान विरोधी हैं। अगर आप 6 से 9 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए, इसके बाद दुनिया में सबसे तेज अर्थव्यवस्था 8.2% की विकास दर है। इसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर आप देखें कि जो ऑपरेशन गंगा, जो यूक्रेन में 23,000 भारतीयों को तो यूक्रेन से वापस लेके आया गया, ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी और मोदी सरकार की कार्यकाल में हुई है। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से हज़ारों भारतीयों को वापस लेके आया गया। उसके बाद अगर आप देखें सबसे जो हमारे मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का, जब ऑपोजिशन ये कहती थी कि तारीख नहीं बताएंगे, वो भी जो काम शुरू हुआ मोदी सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हुआ। इसके बाद ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, तो ये जो सारी चीज़ें हुई है ये मोदी सरकार के ही कार्यकाल में हुई है। चाहे वो आप डेवलपमेंट का काम देख लीजिए, चाहे आप कोविड के समय देख लीजिए, चाहे आप किसानों के समय देख लीजिए, जो भी हमारे मैनिफेस्टो में हमने प्रॉमिस किए थे वो हमने पूरे किए। इससे पहले मुझे नहीं याद कि मेरे होश और आवाज़ में कोई भी ऐसी सरकार है, मैनिफेस्टो तो हर सरकार बनाती है, लेकिन उस मैनिफेस्टो में किन सरकारों ने उन वादों को पूरा किया है, तो मुझे नहीं याद कि कोई और ऐसी सरकार हो। तो इसलिए मुझे गर्व है, हम सबको यहाँ पर गर्व है कि हम ऐसी सरकार के लिए काम करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी के कार्य के लिए काम करते हैं, उनके विजन के लिए काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले 2 साल में अब और बेहतरीन चीज़ें देखेंगे। बाकी मैं इतना ही कहना चाहता था कि आप सभी लोग यहाँ पर आए, इस कदर से धन्यवाद। आप अपने कार्यकाल के बारे में क्यों बताएं? देखिए, मेरे कार्यकाल के बारे में मैं आपको इतना बताऊंगा कि हमने जो भी काम किए वो सिर्फ कागज़ पे नहीं करे, हमारे पास उसका पूरा डेटा है। और आप जब भी चाहेंगे, प्रेस जब भी चाहेगी, हम आपको उस बिल्कुल सामने रख देंगे। हमने जैसे विनोद पिछेती जी ने बताया कि हमने 4.5 लाख किलो राशन बांटा था कोरोना की पहली वेव में, और जिस घर वो किट गई थी उस घर हर व्यक्ति का हमारे पास डेटा है, आधार कार्ड है, सब कुछ है। हमने पिछली कोविड में 20,000 लोगों को अपनी जेब से वैक्सीनेशन लगवाई 18 से 45 के बीच में, और यहीं से लगवाई थी, इस ऑफिस से ही लगवाई गई थी 20,000 लोगों को वैक्सीनेशन, और वो भी मुफ्त में। तो उसका भी सारा डेटा है हमारे पास, एक एक व्यक्ति का एड्रेस, उसका नाम, उसका आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड के बिना तो सर्टिफिकेट निकल नहीं सकता था। उसके बाद आपने देखा होगा कि हम 5,000 लोगों को रोज 1 रुपये में खाना खिलाते हैं। अभी 4,000 है, लेकिन हमारी 5वीं जन रसोई इसी महीने खुल जाएगी तो वो 5,000 हो जाएंगे। 5,000 लोगों को हम 1 रुपये में हफ्ते में 6 दिन खाना खिलाएंगे।
हमारी जन लाइब्रेरी खुलने जा रही है आनंद विहार में, जहाँ पर आपको सेंट्रली एयर कंडीशन होगी, वाईफाई वहाँ पर होगा, कंप्यूटर्स वहाँ पर होंगे, वहाँ पर 10,000 बुक्स की कैपेसिटी है, लेकिन हम 4,000 बुक्स से शुरू करेंगे। वहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके लिए उनके बिल्कुल अलग एक वॉल बनाई जाएगी, जो उनकी शुरू से लेकर अभी तक की उनकी लाइफ जर्नी रही है, जो इस देश के हर व्यक्ति के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। कैसे वो एक प्रचारक, एक कार्यकर्ता से शुरू हुआ उनका जीवन, और आज वो देश के और दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। उनकी पूरी जर्नी दिखाई जाएगी और वो दीवार पे दिखाई जाएगी कि जो भी वहाँ पर पढ़ने आए, किताबें लेने आए, यूथ आए, तो उनको पता चले कि एक इंस्पायरिंग व्यक्ति किस तरीके का होता है, उसकी क्या क्या स्ट्रगल्स होती हैं, उनकी बुक्स रखी जाएंगी। तो ये आप जन रसोई वो भी इस महीने शुरू हो जाएगी, आप जाके देख भी सकते हैं कि 70% काम खत्म हो चुका है वहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज़ देखिए, हमारे को दिल्ली की जनता को विजन देना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है कि हमारा विजन जो ये 4 या 5 जन रसोई खुली है, उसमें से 4 जन रसोई तालाब घर को कन्वर्ट किया गया, जहाँ पर एक वक्त कूड़ा गिरता था, वहाँ पर आज लोग वहाँ पर आके खाना खाते हैं। ये जो लाइब्रेरी बन गई है, ये भी तालाब खड़ी हुआ करता था, यहाँ पर भी कूड़ा डाला जाता था। आज लोग वहाँ पर आएंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे, एयर कंडीशन फैसिलिटी होगी। ऐसे हम 4 और लाइब्रेरीज खोलेंगे। इसके बाद आपने सभी ने देखा है कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस तरीके से डेवलप हुआ, वहाँ पर EDPL भी कराई, हज़ारों लोग आए वहाँ पर फाइनल में। ये कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, ये सारी चीज़ें आप सबकी आंखों के सामने हैं। और जो मेरे टेन्योर का नहीं, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है वह गाजीपुर लैंडफिल, क्योंकि मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया था, जनता से नहीं, अपने आप से। आप जनता को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते, तो वो मेरा अपने आप से प्रॉमिस था। कल मैं LG साहब से जब मिलने गया तो मुझे बहुत गर्व था कि LG साहब खुद वहाँ पर गए थे, विजिट करी थी गाजीपुर लैंडफिल पे। मैं 7 या 8 बार वहाँ विजिट कर चुका हूँ। LG साहब अभी आए, उन्होंने पहली विजिट गाजीपुर लैंडफिल की रखी। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहता है, उसने अपने कार्यकाल में पिछले 6-7 साल के कार्यकाल में एक बार वो गाजीपुर लैंडफिल नहीं होकर आ पाए, क्योंकि कूड़ा वो सिर्फ मेरे घर का या मेरी पार्टी का नहीं है, पूरी दिल्ली का कूड़ा। और LG साहब ने ये आश्वासन दिया है कि हम अगले 1.5 साल में वो लैंडफिल 70 to 80% खत्म कर देंगे। अगर वो 1.5 साल नहीं तो 2.5 साल हो जाए, जो चीज़ 40 साल में खत्म नहीं हुई, आज लोग ये पूछते हैं कि ये खत्म कब होगी। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो ये कहते थे कि ये नीचे कब आएगी, और आज वही लोग ये पूछते हैं कि खत्म कब होगी। तो आप सोचिए कि 3 साल पहले जब लोग ये कहा करते थे गाजीपुर लैंडफिल के बारे में कि कभी ये चीज़ कम हो सकती है, और आज वही लोग उनसे पूछते हैं कि क्या कभी ये चीज़ खत्म होगी। तो ये फ़र्क है। तो LG साहब शायद मुझसे ज़्यादा कमिटेड होंगे, उनका भी ये मिशन है कि हमारे लिए सबसे पहले गाजीपुर लैंडफिल खत्म करना है। तो आप इमेजिन करिए जिस दिन गाजीपुर लैंडफिल खत्म होगा, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका जीवन कितना बेहतर होगा। हम तो सब AC कमरे में बैठते हैं, साफ हवा में ज़िंदगी बिताते हैं। उन बच्चों के लिए भी जो जिम्मेदारी है वो हमारी जिम्मेदारी है। तो गाजीपुर लैंडफिल नीचे आया, आप सबकी आंखों के सामने, वो भी कुछ किसी से छुपा नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हम और जन रसोई खोलें, क्योंकि ये जो जन रसोई है ये मैं अपने पैसे से चलाता हूँ, लाइब्रेरीज मैं अपने पैसे से चलाऊँगा। साथ में हेडगेवार पार्क है, हेडगेवार पार्क आप जाके देख सकते हैं कि एक टाइम पे वहाँ पर बैठ के लोग बिल्कुल मिट्टी हुआ करती थी। आज आपकी आंखों के सामने कोई अगर जाना चाहे, वो मनीष सिसोदिया जी की विधानसभा है कि किस तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट हुई। वहाँ पर सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट्स, वॉलीबॉल कोर्ट्स, बास्केटबॉल कोर्ट्स, जो बच्चे रात भर खेल सकते हैं लाइट्स के अंदर। वहाँ पर झूले हैं, पॉन्ड है, हर तरीके से हमने वो डेवलप करी है। आगे आने वाले टाइम में हम गाजीपुर गांव में भी उसी तरीके की डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद गांधीनगर में जो महाराणा प्रताप पार्क है, उसको भी हम इसी तरीके से डेवलप करेंगे। तो ये जो सारे काम हैं, ये सिर्फ ज़मीन पे हुए हैं और आप सब देख सकते हैं। इसमें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कोई चीज़ छुपाई नहीं है। और यही मुझे मेरी सरकार ने बताया भी कि जो काम करो सामने से करो और लोगों के लिए करो। तो ये अभी तक की उपलब्धि है। पार्किंग एक बड़ी समस्या है। कल बहुत आपने अच्छा विषय, बहुत अच्छा सवाल पूछा। इनफैक्ट कल जब LG साहब से मेरी बात हुई थी, तो सबसे पहला तो गाजीपुर के बारे में हुई। अगली जो बात हुई थी वो हुई थी मल्टी लेवल पार्किंग के बारे में। तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है गांधीनगर, जहाँ पर लाखों लोग रोज़ आते हैं, तो हमारे को वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं अगले हफ्ते या अगले आने
आने वाले 15 दिन में मैं गांधीनगर विजिट भी करूंगा और जल्दी से जल्दी वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग, चाहे वो वहाँ हो, लाजपत नगर की मार्केट हो, जो भी क्राउडेड मार्केट्स हैं वहाँ पर हम मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की, क्योंकि लैंड की कई बार मुश्किल हो जाती है क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज हैं। तो लेकिन पूरा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि मल्टी लेवल पार्किंग हम 2-3 ऐसी क्राउडेड मार्केट्स में शुरू करेंगे। गौतम जी, जो आपकी जन रसोई चल रही है गौतम गंभीर फाउंडेशन के माध्यम से, लगभग 200 टोकन के माध्यम से आप खाना वहाँ पर डिलीवरी करते हैं, क्या उसका समय बढ़ सकता है या टोकन बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो 12 बजे से लगभग चलती है और लगभग 200 टोकन वहाँ बढ़ते हैं? देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि खाना सारा एक ही जगह बनता है, तो जब एक ही जगह बनता है तो वो एक ही वक्त पे चारों जन रसोई में डिलीवर होता है, तो आप इतनी गर्मी में बहुत लंबे समय तक खाना रख भी नहीं सकते। तो वो जो 2 घंटे, उस 2 घंटे में चाहे 1000 लोग आए, चाहे 800 लोग आए, लेकिन जो खाना बनता है वो 1000 लोगों का ही बनता है प्रत्येक किचन। क्योंकि जितनी गर्मी में अगर आप खाना और लंबे समय तक रखेंगे तो हम ये नहीं चाहते कि खराब हो जाए खाना, क्योंकि जो गांधीनगर की किचन में बनता है वही शकरपुर भी जाता है, वही विनोद नगर भी जाता है। तो वो एक समस्या है, क्योंकि हमने इसको इतना ज़्यादा कंट्रोल रखा हुआ है, क्योंकि अगर चारों किचन में वहाँ पर बन रहा होता तो आप इसका समय आप बढ़ा सकते हैं। सिर्फ इसके चलते हुए हमारे को थोड़ी मुश्किलें होती हैं, इसलिए हम वो जो समय है वो बढ़ा नहीं पाते। नहीं तो अगर वो 1000 लोग वहाँ पर लाइन लगाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि 1000 के 1000 लोगों को 2-2.5 घंटे में खाना मिल जाए, क्योंकि जितने लोग उस समय में आएंगे उतने ही हम केटर कर सकते हैं। लेकिन खाना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रत्येक किचन 1000 लोगों के लिए बना। गंभीर जी, धारा 370 को आपने उपलब्धि बताया, पिछले कुछ दिनों की अभी बात करें तो वहाँ पर लगातार टारगेट किलिंग हो रहा है। क्या आपको लगता है कि धारा 370 को खत्म करना इसके लिए जिम्मेदार? बिल्कुल भी नहीं। मेरा अभी भी मानना है कि धारा 370 एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि टारगेट किलिंग का मकसद सिर्फ यही है कि वहाँ पर आपको इंस्टेबिलिटी लेके आना, कुछ भी कि जब तक वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगी, जब तक वहाँ पर मिलिटेंसी रहेगी, या जब तक वहाँ पर सब एकजुट होकर मिलिटेंसी से नहीं लड़ेंगे, तब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा। हम पूरी जिंदगी तो यही बोलते रहते हैं कि 370 हटाइए, 370 क्यों नहीं हटाई जा सकती? क्योंकि आज अगर वहाँ पर प्रॉपर्टी लेनी है तो एक भारतीय होने के नाते मैं वहाँ पर प्रॉपर्टी क्यों नहीं ले सकता? आज धारा 370 के चलते तो मैं वहाँ पर प्रॉपर्टी भी ले सकता था, वहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता था। लेकिन आज मैं अगर दिल्ली में रहता हूँ, कश्मीरी दिल्ली में प्रॉपर्टी ले सकता है, लेकिन एक दिल्ली में पैदा हुआ व्यक्ति कश्मीर में प्रॉपर्टी क्यों नहीं? बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, और हम सब जानते हैं कि कहाँ से मोटिवेटेड, कहाँ से ये बैक है, पाकिस्तान से ये बैक है। लेकिन मेरा पूरा मानना है कि जो हमारी सरकार है, इतनी मजबूत सरकार है कि इसका भी समाधान निकलेगा। लेकिन आप मुझसे आज पूछें, अगले आने वाले 2 साल बाद भी पूछें, तो मेरा हमेशा ये विश्वास रहेगा कि आर्टिकल 370 या धारा 370 हटाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे पहले सरकारों ने कभी ये किया नहीं जो हमने किया। गौतम जी, मेरा प्रश्न है, युवाओं के लिए किस तरह से रोजगार पर काम कर रहे हैं, और जिस तरह से सिलेंडर का रेट 1000 पार हो चुका है और पेट्रोल के रेट लगातार बढ़े हैं, हालांकि अभी कुछ दिनों पहले कम भी हुए हैं, रोजगार पर और गरीब आदमी का, जैसे आपने कहा, गरीब कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? पिछले 2 साल जिस तरीके से ये देश महामारी के दौर से निकला है, इससे पहले ऐसी महामारी कभी भी नहीं है इस देश में। इसके चलते हुए भी अगर आप गरीबों की बात करें, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, रोजगार बहुत ज़रूरी है, जॉब्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है बहुत बड़ा। लेकिन अगर आप ये बोले कि हम गरीबों के लिए काम नहीं करें, तो मैंने भी आपको आंकड़े दिए, चाहे वो राशन के चलते हो, चाहे वो वैक्सीनेशन के चलते हो, क्योंकि वैक्सीनेशन 190 करोड़ भारतीयों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए भी पैसे चाहिए, 80 करोड़ लोगों को राशन देने के लिए भी पैसे चाहिए, मुफ्त में राशन देने के, और वो राशन अभी तक चलता जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 साल कोरोना के टाइम पर चलता गया। तो मेरा पूरा मानना है कि आगे आने वाले समय में जो भी इश्यूज हैं, हमारे को तो इतने पिछले 6 महीने या 1 साल पहले ये भी बोला जाता था कि हम किसान विरोधी हैं, लेकिन 6000 रुपये हर साल 12 करोड़ किसानों को मिल रहे हैं। तो आप थोड़ा बात कीजिए, ऐसी महामारी अगर बड़े बड़े देश शायद इससे अभी भी बाहर नहीं आ पाए, लेकिन जिस तरीके से देश अभी डेवलप हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है, और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे और बेहतर होता चला जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने बहुत सारे अकाउंट कार्य किए हैं इफेक्टिवली, तो इस दौरान आपको कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, वो एक लैकिंग एलिमेंट कहाँ पर था? देखिए, ये जो कार्य किए मैंने, जैसे आपको बोला कि आप कुछ जाके देख सकते हैं, इसमें कोई छुपी हुई चीज़ नहीं, और चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, ऐसा नहीं है चैलेंजेस, क्योंकि मैं पॉलिटिकल फील्ड से नहीं आया, मैं स्पोर्ट्स की फील्ड से आया था।
मेरा मानना था कि आपको वक्त लगता है, चाहे वो आप ब्यूरोक्रेसी के साथ काम कर रहे हो या आपको चाहे टेंडर हो या किसी भी तरीके के। लेकिन आज जब मैं 3 साल बाद यहाँ पर बैठ के अपनी उपलब्धियाँ बताता हूँ, वो ऐसी उपलब्धियाँ हैं जो अब सबकी आंखों के सामने हैं, तो मुझे गर्व होता है कि हम कुछ अच्छा कर पाए हैं पूर्वी दिल्ली में। हमने सिर्फ पेपर पे यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, हमने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे काम नहीं किया, हमने किसी और के पैसे से अपनी राजनीति नहीं चुन पाई। चाहे मैंने अपनी जेब से पैसा खर्च किया हो, चाहे अपने MP लाख फंड से किया हो, तो एक कोशिश यही है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप मुझसे बोले कि 3 साल में मैं पूर्वी दिल्ली की पूरी शक्ल बदल दूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। कि जितना हम अच्छा कर पाएँ, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेके हो, चाहे वो गरीबों को लेके हो, चाहे वो ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके हो, चाहे वो इनफैक्ट जैसे निशेती जी ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या थी कि वेस्ट सेग्रीगेशन। आज वेस्ट सेग्रीगेशन जिस तरीके से होता है, जिस तरीके से ढलाव दर खत्म होते जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद आप लोग ये नहीं मानेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत छोटा काम है। जिसके घर के सामने ढलाव घर है और उसका जब वो ढलाव घर बंद होता है या वहाँ पर पूरा नहीं गिरता, आप उससे जाके पूछिए कि वो कितनी बड़ी उपलब्धि है। शायद वो उपलब्धि गाजीपुर लैंडफिल से भी बड़ी है उसके लिए, क्योंकि गाजीपुर लैंडफिल में तो एक एक्यूमुलेटेड वेस्ट है, वो दिल्ली के बाहर जा रहा है या फिर दिल्ली के बॉर्डर पर जा रहा है। लेकिन आप आनंद विहार जहाँ पर लाइब्रेरी बन रही है, अगर आप वहाँ की RWA या वहाँ की मार्केट एसोसिएशन से पूछेंगे, वो ये कहेंगे कि हमारे लिए सबसे बड़ा कलंक था और आज आपने इसको हटा के लाइब्रेरी बनाए। तो ये छोटे छोटे जो कार्य हैं वो आपके लिए छोटे हैं लेकिन वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़े हैं। तो इसको हम हाईलाइट इसलिए नहीं करते क्योंकि शायद हमारे को इतनी उससे TRP नहीं मिलती, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर पेपर्स में इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं बनती। लेकिन ये बहुत बड़ा कार्य है जो NCD ने किया है, ढलाव कर दिल्ली में ख़त्म करना। हमारे को सिर्फ पिछले 3 साल जो मेरे टेन्योर में यही बोला गया कि NCD कुछ नहीं करती, NCD ने पिछले 9-15 साल में कुछ नहीं किया। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है जिसके बारे में कोई प्रेस बात नहीं करता, लेकिन वहाँ के लोग इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। आप गरीब तबके की बात कर रहे हैं, आप गरीबों की मदद करने के लिए योजना लेके आ रहे हैं, 10,000 रुपये का लोन भी दिया जा रहा है उन्हें काम करने के लिए। वहीं आप लोगों की तरफ से आम आदमी पार्टी से आप लोग आरोप करते हैं कि बुलडोजर चलाया जा रहा है गरीबों की दुकान पर, आपका क्या कहना है? सब आप नहीं चाहते कि दिल्ली बेहतर हो, आप नहीं चाहते यहाँ पर रोज 100 लोग आते हैं और वो सिर्फ एक ही कंप्लेन करते हैं इंक्रोचमेंट की, कि इंक्रोचमेंट खत्म कराइए तभी दिल्ली बेहतर होगी। यहाँ पर लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास चलने के लिए रोड पे जगह नहीं है, फुटपाथ पे लोगों ने दुकानें लगाई हुई हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट करी हुई है। जब हम वो खत्म करने की बात करते हैं, जब NCD वहाँ पर कुछ करती है तो आप भी लोग कहते हैं कि देखिए गलत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि गलत कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग 10,000 में गरीब आदमी क्या बिजनेस कर सकता है? आपके अकॉर्डिंग 10,000 में गरीब आदमी क्या बिजनेस कर सकता है? फिर से बोलिए। आपके अकॉर्डिंग तो आप 10,000 रुपये दे रहे हैं गरीबों के लिए कि आप काम करिए, वो 10,000 में क्या काम कर सकते हैं? बहुत कुछ काम कर सकते हैं, शुरुआत तो करके देखिए। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये में कुछ भी काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं काम हो सकता आप बताइए? सब्जी लगा, सब्जी रेडी, कितने काम हो सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए, आप मेरा मानना है कि आपको एक जोन बनाना जरूरी है जहाँ पर लीगल तरीके से वहाँ पर उनको काम करने दिया जाए। लेकिन आप कहीं पर भी रेडी लगाएंगे तो वो तो इंक्रोचमेंट ही है ना। तो इसलिए कहीं पर अगर आप उनको लीगल जोन बना के वहाँ पर वो अगर काम करें तो उसमें कोई खराबी नहीं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि वो काम करें, सब काम करें। अमित जी, स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी पर क्या कहना चाहेंगे? और कहा जा रहा है कि आप लोग फंसा रहे हैं और उसके अलावा मनीष सिसोदिया को भी अरेस्ट करने की तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से। देखिए, मेरा एक ही मानना है कि जो करप्ट हो उसकी जगह बाहर नहीं, जेल में। अभी दिल्ली के प्रधानमंत्री ने बोला कि पूरी पार्टी को जेल में डाल दीजिए। अगर पूरी पार्टी करप्ट होगी तो पूरी पार्टी जेल जाएगी, इसमें कोई वो राय नहीं है। ये सिर्फ वो सिंपैथी खत्म हो गई है। ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, भोली सी शक्ल बनाना, ठीक है, अपने आप को बेचारा कहना, अपने आप को बेचारा बताना, ठीक है, अपनी उपलब्धियां सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में दिखाना। कि शायद आप लोग कभी ये सवाल पूछते नहीं है ना, उन्होंने पिछले 7 साल में इसका जवाब दिया है। हमसे तो बहुत सवाल पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं कि NCD ने क्या किया, आपने क्या किया, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, BJP ने क्या किया। कोई आम आदमी पार्टी से एक सवाल तो पूछ के बताइए कि पिछले 7 साल में कितने नए स्कूल, कितने नए कॉलेज, कितने नए हॉस्पिटल, कितने फ्लाईओवर्स, कितनी जन रसोई,
क्या कहाँ गई वो सारी जन रसोई, फ्लाईओवर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाने की बातें, दिल्ली को अपना बेटा, अपने आप को दिल्ली का बेटा कहना, साफ पानी, यमुना साफ कर दूंगा, ये साफ पानी दे दूंगा, बिजली दे दूंगा। कहाँ गई वो साफ पानी? कहाँ है? क्या आप अपने घर में आरओ के बिना पानी पी सकते हैं? नल का पानी पी सकते हैं आप सभी मीडिया, आप बताइए। आप तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो गरीब व्यक्ति कैसे अफोर्ड करेगा? मैं अपने बच्चों को बिस्लरी का पानी पिलाता हूँ, मैं खुद बिस्लरी का पानी पीता हूँ, आरओ का पानी पीता हूँ। इसलिए पीता हूँ क्योंकि मेरे घर में साफ पानी नहीं आता। मेरे घर में अगर साफ पानी आता तो मैं क्यों आरओ या बिस्लरी का पानी पीता, और आप क्यों पीते? तो कहाँ गई वो सारी? एक सवाल उनसे भी पूछिए। आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने आप को बेचारा कह के चले जाते हैं। ये तो बताइए वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कहाँ गए? कोरोना के टाइम वो मोहल्ला क्लिनिक बंद क्यों था? एक वैक्सीनेशन लगी वहां पर, एक कोई व्यक्ति वहां पर गया अपने इलाज कराने। हमसे इतने सवाल, इतने अजीब अजीब सवाल कि हमने क्या किया है, हम क्या करेंगे, हम कब खत्म करेंगे, क्या हम भारतीय जनता पार्टी, क्या हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए दिल्ली एमसीडी कुछ नहीं करती? एमसीडी 15 साल में एमसीडी ने कुछ नहीं किया। 7 साल में दिल्ली सरकार की थोड़ी उपलब्धियां बताइए हमारे, क्योंकि आप ये सवाल एक बार पूछेंगे, दिल्ली तो आपकी भी है, सिर्फ मेरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 4 लोगों की नहीं है, आप सबकी भी दिल्ली, आपके बच्चे भी नहीं रहेंगे। और जिस तरीके से दिल्ली चल रही है, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, अगर इसी तरीके से दिल्ली चली तो शायद आगे आने वाले 10 साल में आप ये कहेंगे कि दिल्ली छोड़ के जाना ही बेहतर रहेगा। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक सवाल उनसे कभी पूछें, सवाल पूछना पूछें से जवाब जरूर लीजिए। बदले की भावना से जगह जगह पोस्टर लगे हैं, के सांसद लापता। चलो ये भी एक और अच्छा सवाल है। सारी दुनिया ने देखा है कि मैं आईपीएल में था, और मैं आपको ये बताता हूँ, और हो सके तो कभी ये छाप भी देना कि मैं आईपीएल में कमेंट्री या आईपीएल में काम क्यों करता हूँ। 25 लाख रुपए लगते हैं मेरे महीने के 5000 लोगों को खाना खिलाने के, जो 3.25 करोड़ रुपए हो गए साल के। 25 लाख रुपए लगे मेरे को लाइब्रेरी बनाने के लिए, और ये सारे पैसे मैं अपनी जेब से देता हूँ। ये एमपी लाइफ फंड से नहीं बने, या एमपी लाइफ फंड से मेरी 5000 लोग जन रसोई नहीं चलती, और ना मेरे घर में पेड़ है जहाँ पर पैसे लटकते, तो मुझे काम करना पड़ता है। इसलिए मैं उन 5000 लोगों को मैं खाना खिला पाता, या फिर वो लाइब्रेरी बना पाता। और मेरे को कोई इसमें कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि हाँ मैं कमेंट्री करता हूँ, हाँ मैं आईपीएल में काम करता हूँ, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। अगर मैं 2 महीने के लिए लापता हूँ तो वो पूरी दिल्ली में पोस्टर छाप सकते हैं, क्योंकि अगले 10 महीने जो वो 5000 लोग खाना खाएंगे वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2 महीने के पोस्टर लगाने से। वो पूरी दिल्ली में छाप दीजिए, क्योंकि अगर आपके काम के पीछे कोई मकसद होगा तो वो मकसद इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि पोस्टर वगैरह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आप उनको जब वो जोर बोले ये सच्चाई कि अपनी जेब से खाना खिलाने के लिए पैसे लगते हैं और इसलिए मैं काम करता हूं।